प्रमोद महाजन अपने पहले ही चुनाव में फेल हो गए थे। ये जो आप देख रहे हैं शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन, ये प्रमोद महाजन की वजह से ही हो पाया है। महाजन की पत्नी जो रेखा महाजन होती है वो किचन से दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के बाहर कौन है इस बात से अनजान प्रवीण अपने जैसे 3 बोर पिस्तौल निकालता है और 3 गोलियां दाग दी जाती है। डॉक्टर बंग जो होते हैं वो हिंदू हॉस्पिटल में ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। महाजन को गोलियां इस प्रकार लगी थी तो उनके जो आंतड़ी और लीवर है वो पूरा डैमेज हो रहा है। जब हम वहां गए तो कुछ वहां के लोगों ने पूछा, भाई आपकी डेमोक्रेसी कैसी चलती है? देखिए 1949 का समय था। तेलंगाना के महबूब नगर में ब्राह्मण कम्युनिटी के वेंकटेश महाजन और प्रभावती महाजन रहते थे। इन्हीं के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है प्रमोद महाजन। प्रमोद अपने माता पिता और 2 भाई प्रवीण और प्रकाश और 2 बहनें इनके साथ रहते थे। प्रवीण ये नाम जो है ये आप याद रखिएगा क्योंकि आगे यही नाम आने वाला है। इसके कुछ दिन बाद महाजन परिवार महाजन गली धाराशिव में अपने घर से आंबे जोगाई में आकर बस गया था और मंगलवार पेट में किराए के मकान में रह रहा। प्रमोद ने अपना बचपन आंबे जोगाई में बिताया था। प्रमोद जब 21 वर्ष के थे तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब जब सारी चीजें चल रही थी तब सेम टाइम में गोपीनाथ मुंडे के साथ महाराष्ट्र में स्वामी रामानंद तीर्थ कॉलेज आंबे जोगाई में प्रमोद ने अपना अध्ययन किया और कॉलेज टाइम में ही इन दोनों की जान पंचर हो गई थी। अब होता है कि प्रमोद बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सदस्य थे, पर वो सक्रिय रूप से 1970 और 1971 में इसके मराठी समाचार पत्र तरुण भारत के उपसंपादक के रूप में काम करते थे। ऐसे में उन्होंने स्कूल शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और 1974 में पूर्णकालिक रूप से RSS के प्रचारक यही से प्रमोद की पॉलिटिकल जर्नी है वो चालू हो गई। साल आता है 1975 और ऐसे में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस समय इंदिरा गांधी थी, इनकी तरफ से आपातकाल की घोषणा की जाती है। अभी आपातकाल क्या है और कैसे लागू होता है इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। फिलहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। प्रमोद इस आपातकाल आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसके दौरान उनको नासिक के जेल में भी जाना पड़ता है। आपातकाल के बाद प्रमोद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। साल 1985 तक आते आते प्रमोद एक बीजेपी महासचिव का एक नया चेहरा बन गए थे। इसी के दौरान साल 1984 में लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं और बीजेपी की ओर से प्रमोद महाजन चुनाव लड़ते हैं। अपने पहले ही चुनाव में प्रमोद महाजन जो है वो फेल हो जाते हैं। इसके बाद साल 1984 में वो अखिल भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य बन जाते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की जो किस्मत है उसे बनाने में प्रमोद महाजन का बहुत बड़ा काम है। इसी के साथ उनके बचपन के दोस्त गोपीनाथ मुंडे जो उनके बहनोई भी थे, इनकी भी बीजेपी की किस्मत बनाने में बहुत बड़ी भागीदारी थी। देखिए जो आज आप देख रहे हैं बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है, प्रमोद महाजन की वजह से ही 1984 में शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन हो पाया है। इससे होता यह है कि 1985 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जो है वो चुनाव जीत जाती है और 1986 में भाजपा सत्ता में आ जाती है। उस टाइम में जो लाल कृष्ण आडवाणी जी और वाजपेयी जी ये जो बड़े नेता हैं, इनके करीब प्रमोद महाजन के होने के कारण उनको अपने 13 दिवसीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री नियुक्त किया जाता है। पर ये जो उनका जो पद है वो 13 दिन तक ही चल पाता है। ऐसे में ही 1998 में राज्यसभा का चुनाव होता है और बीजेपी की ओर से प्रमोद महाजन खड़े होते हैं और ये जो चुनाव है ये प्रमोद महाजन जीत जाते हैं। इसके बाद भाजपा की ओर से उन्हें मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए नियुक्त किया जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देखिए ये सब मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, मेरी रिसर्च में ऐसे आर्टिकल्स पाए गए हैं जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे दे रहा हूँ। आप चाहे तो वो चेक भी कर सकते हैं। फिलहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। होता यह है कि महाजन को विभिन्न लॉबिस्टों और कॉरपोरेट के करीब माना जाता है। दूरसंचार मंत्रालय के उनके कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनियमितताओं के कई आरोप उन पर पाए जाते हैं। इसमें से कुछ प्रमुख में से एक कथित अंडरहैंड वित्तीय लेन देन के बदले में रिलायंस समूह का पक्ष लेना है। अब होता यह है कि प्रमोद महाजन जो है उनके करीबी सहयोगी, उनके जो एक रिश्तेदार और उनके अपने दामाद को रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेनामी शेयरों को शेल कंपनियों में स्थानांतरित करने वाले लाभार्थियों में से एक पाया जाता है। अब शेल कंपनी
क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। फिलहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं। इतने आरोपों के बाद ये सिलसिला रुकता नहीं है। प्रमोद महाजन का नाम शिवानी भाटनागर, उस टाइम की बड़ी पत्रकार हुआ करती थी, उनके साथ भी जुड़ जाता है। देखिए होता यह है कि शिवाजी भाटनागर जो है वो इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार रहती है और जनवरी 1999 में उनकी हत्या हो जाती है। दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच करती है। इसमें आईपीएस रविकांत शर्मा इनको दोषी पाया जाता है। आईपीएस रविकांत शर्मा पर दिल्ली पुलिस जो है वो आरोप तय करती है। देखिए दिल्ली पुलिस के अनुसार हुआ ये था कि रविकांत के शिवानी भाटनागर के साथ संबंध थे और शिवानी जो है उन पर शादी को लेकर दबाव बना रही थी, जिसके चलते रविकांत ने कुछ गुंडों को भेजकर शिवानी भाटनागर की हत्या कर दी। अब होता यह है कि रविकांत की जो पत्नी है जिसका नाम मधु शर्मा होता है, वो प्रेस में प्रमोद महाजन का नाम लेती है कि शिवानी के साथ प्रमोद महाजन के संबंध है और शिवानी को प्रमोद महाजन से एक बेटा भी है। मधु शर्मा जो होती है वो प्रमोद महाजन को डीएनए टेस्ट के लिए चुनौती देती है और ये चुनौती प्रमोद महाजन स्वीकार भी करते हैं। प्रमोद महाजन डीएनए टेस्ट के लिए तैयार होते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे प्रमोद महाजन के हत्या के दौरान भी ऐसे कुछ आरोप कोर्ट में लगाए जाते हैं। फिलहाल केस कंटिन्यू करते हैं। अब इसके दौरान मधु शर्मा का जो दावा था उसे दिल्ली पुलिस भावनात्मक रूप देकर खारिज करती है। हालांकि सच ये है कि आरोपों के समर्थन में ऐसे कुछ सबूत नहीं मिलते। देखिए अब होता यह है कि 22 अप्रैल 2006 में प्रमोद महाजन अपने ड्राइंग रूम में बैठकर मुंबई वाले घर रोज की तरह अखबार पढ़ रहे होते हैं। टेबल पर चाय रखी होती है, सामने टीवी पर खबरें चल रही होती है। शनिवार का दिन होता है, सुबह के 7:30 बजे होती है। तभी बेल बजती है। महाजन की पत्नी जो रेखा महाजन है वो अपने बेडरूम से बाहर आती है और दरवाजे के तरफ बढ़ती है। दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है इस बात से अनजान वो करीब 10 कदम चढ़कर अपने दरवाजे तक पहुंचती है और दरवाजा खोलती है। सामने जीन्स और शर्ट पहने प्रवीण महाजन खड़ा होता है जो प्रमोद का ही भाई होता है। देखिए जो प्रवीण महाजन है इसकी प्रमोद महाजन के साथ कुछ जमती नहीं है और प्रवीण महाजन का प्रमोद महाजन के घर ज्यादा आना जाना भी नहीं रहता। उस दिन सुबह प्रवीण महाजन गेट पर खड़ा था। रेखा महाजन के गेट खोलने पर प्रवीण महाजन अंदर आ जाता है। प्रमोद महाजन अभी भी सोफे पर बैठे अपना अखबार पढ़ रहे थे। वो हमेशा की तरह सफेद कुर्ते और पैजामे में होते हैं। उस दिन प्रमोद महाजन की कुछ मीटिंग भी नहीं रहती तो उनको किसी के आने जाने की खबर भी नहीं रहती। ये जो प्रवीण महाजन जो है ये अपने भाई की सामने की जो सिंगल सीट होती है उस पर बैठ जाता है। प्रमोद महाजन की जो पत्नी होती है रेखा महाजन वो किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। इसके बाद दोनों में बातचीत भी होती है। प्रमोद अपने भाई से पूछते भी कि यहाँ क्यों आए हो। जवाब में प्रवीण अपने भाई से शिकायत करने लगते हैं। प्रमोद अखबार पढ़ रहे होते हैं और वो जो है प्रवीण की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते। होता ये है कि एक दिन पहले प्रवीण ने प्रमोद महाजन को मैसेज भेजा था। वो मैसेज ये है। उस वक्त प्रवीण लगातार बोल रहा था और प्रमोद जो है वो सुन रहे थे। खबरों के मुताबिक प्रवीण महाजन शिकायत कर रहे थे कि उसकी मदद नहीं की गई, उसके बिजनेस में साथ नहीं दिया गया। यह करीब चलता है 10 मिनट के आसपास। उसके बाद प्रमोद महाजन जो है वो प्रवीण महाजन को बोलते हैं कि तुम्हें कोई अगर शिकायत है तो उनके असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेकर आ जाओ। उस टाइम घड़ी में 7:40 हो रहे थे। देखिए अब होता यह है कि अपॉइंटमेंट वाली बात पर प्रवीण महाजन को गुस्सा आ जाता है। प्रवीण अपने जेब से एक 3 बोर पिस्तौल निकालता है और 5 फीट की दूरी से प्रमोद महाजन पर 3 गोलियां दाग दी जाती है। बंदूक में और भी गोलियां होती है और प्रवीण महाजन का ऐसा इरादा होता है कि भाई के ऊपर पूरी की पूरी बंदूक खाली कर दी जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। 3 गोलियां चलाने के बाद बंदूक में मैगजीन जाम हो जाती है और चौथी जो गोली है वो बंदूक में अटक जाती है। अब बंदूक की जो आवाज है वो सुनकर रेखा जो किचन में चाय बना रही थी वो किचन से दौड़ी चली आती है। प्रमोद को सोफे पर धाराशायी देखती है। 3 गोलियां लगने के बावजूद भी प्रमोद का ज्यादा खून नहीं बहता। दूसरी तरफ ये जो प्रवीण होता है वो जैसे आया था वैसे ही फ्लैट के बाहर चला जाता है और हरी रंग की मारुति स्विफ्ट जो थी जिसमें बैठकर प्रमोद महाजन के घर तक प्रवीण महाजन आया था वो भी उसने वही छोड़ दी थी। पासी के जो ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर होता है उस हेडक्वार्टर में पहुंचकर प्रवीण ये सारी बात बताता है। अब दूसरी तरफ होता ये है कि प्रमोद महाजन की जो पत्नी है वो गोपीनाथ मुंडे जो प्रमोद महाजन के बहनों ही होते हैं उनको बुला कर लाती है। गोपीनाथ प्रमोद को देखते हैं और सीधे लीलावती हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, पर प्रमोद
प्रमोद अपने हल्की आवाज में बोलते हैं कि मुझे हिंदुजा ले चलो। हिंदुजा महिम में होता है, प्रमोद महाजन के घर के नजदीक होता है। अब होता यह है कि गोपीनाथ मुंडे जो होते हैं वो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर विजय बंग को कॉल करते हैं और विजय बंग जो है वो ऊपर पहुंचकर प्रमोद महाजन की जांच करते हैं। प्रमोद महाजन का ब्लड प्रेशर था वो नीचे गिर रहा था। तब उनको एहसास हुआ कि इंटरनल ब्लीडिंग है वो ज्यादा हुई है। ऐसे में डॉक्टर बंग जो है वो हिंदुजा में कॉल करते हैं, प्रमोद महाजन के बारे में बताते हैं और ऑपरेशन की तैयारी करने के लिए बोलते हैं। इतनी देर में प्रमोद के जमाई आनंद राव जो नजदीकी रहा करते थे वो अपनी स्कोडा को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। गाड़ी में बिठाकर प्रमोद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब दूसरी तरफ यहाँ प्रवीण को ट्रैफिक पुलिस वर्ली पुलिस थाना की ओर रवाना करती है। थाना पहुंचने के बाद प्रवीण इंस्पेक्टर के सामने अपना जुर्म है वो कबूल करते हैं। पुलिस उन पर धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर प्रमोद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। प्रमोद को गोलियां इस प्रकार लगी थी कि उनके आंतड़ी और लीवर को भारी नुकसान हुआ था। अब हुआ यह कि घटना की जो पूरी खबर है वो देश को लग गई थी। मीडिया से लेकर बड़े नेताओं की हिंदुजा के बाहर भीड़ लग जाती है। डॉक्टर पूरी कोशिश करते हैं कि प्रमोद को स्टेबल किया जाए। देखिए गोलियों के कारण लीवर काफी हद तक डैमेज हो गया होता है। नौबत यहाँ तक आती है कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लंदन से लीवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं। इसके बाद भी प्रमोद की हालत जो है वो ठीक नहीं होती। आखिर 13 दिन बाद 3 मई को प्रमोद की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर प्रवीण के ऊपर धारा 307 से 302 यानी हत्या में तब्दील की जाती है। जब प्रवीण को प्रमोद की मृत्यु की खबर सुनाई जाती है तब भी प्रवीण न्यूट्रल रहता है। केस अब अदालत में पहुंच जाती है। अपने तहकीकात में पुलिस पाती है कि 22 तारीख को प्रवीण अपने घर से सुबह 5:30 बजे निकला था। प्रवीण का घर थाने में था। ये जो घर रहता है ये प्रमोद महाजन प्रवीण महाजन को खरीद कर देते हैं। जाते वक्त प्रवीण की जो पत्नी होती है वो उनसे पूछती भी है कि कहाँ जा रहे हो। जवाब में प्रवीण बोलता है कि दादा के यहाँ जा रहा हूँ। प्रमोद का घर प्रवीण के घर से 1 घंटे की दूरी पर था, पर वास्तव में वो 2 घंटे में पहुँचता है। पुलिस के पूछने पर प्रवीण बताता है कि वो 2 जगह रुका था। उसने 2 बार चाय पी और 1 बार मंदिर भी गया था। अब अदालत में जब मोटिव का सवाल उठा तब जो प्रमोद महाजन की पत्नी जो रेखा महाजन होती है वो बताती है कि प्रवीण प्रमोद महाजन से पैसे की मांग कर रहा था। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो प्रवीण ने गोली चला दी। प्रवीण ने भी शुरुआत में यही बोला था कि उसने गुस्से में गोली चलाई है। 2007 में प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अभी इसके बाद साल 2010 में प्रवीण की जो पत्नी होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इस वजह से प्रवीण को पेरोल मिलती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। लेकिन होता यह है कि पेरोल के आखिरी दिन प्रवीण की ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ प्रमोद महाजन की हत्या को लेकर एक सवाल हमेशा बना रहता है कि हत्या की असली वजह क्या थी। तो एक केस तो यही खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।